नमस्कार दोस्तों। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्ज़ाम यानी NMMS परीक्षा की तैयारी के लिए हम जो गणित विषय की सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज के अंतर्गत गणित विषय का यह 11वां वीडियो है। बाकी वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप वीडियो देख करके उन प्रश्नों को सीख सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पाइप के चारों ओर एक बार लपेटने के लिए टेप की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, अब यहां पर क्या है, एक वृत्ताकार पाइप है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार की जो वृत्त के आकार की पाइप होती है, ये हम थोड़ा सा, है ना, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ ना मैं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है ना। ये वृत्ताकार हो गई है। अब पाइप के चारों ओर यानी ये यहाँ इसके चारों ओर इस प्रकार से, है ना, एक बार लपेटने के लिए टेप की लंबाई कितनी होगी, यानी हमें क्या करना होगा, इसके चारों ओर घूमना होगा, है ना। तो वृत्त के जब चारों ओर घूमते हैं तो उस लंबाई को हम क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलेंगे, परिधि, ठीक है ना। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो 2π का मान कितना हो गया है, आपको यहाँ दिया गया है। यदि मान जो दिया है तो हमें मान वही रखना है, अन्यथा 22/7, है ना, या फिर 3.14 जैसी परिस्थितियां होती है उसी के अकॉर्डिंग मान रखते हैं। आर का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या आपको दी है 10, ये हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे, है ना। तो 3.14 में 2 गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 6.28। और इसमें हम 10 का गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 62.8 वर्ग, सॉरी, है ना, 62.8। अब यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर, और यदि यहाँ मीटर होगा तो यहाँ भी आ जाएगा मीटर, यानी जो इकाई यहाँ दी गई है वही उत्तर में हमारी इकाई आएगी। तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, 62.8 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर बच्चे कुछ गलती कर जाते हैं, है ना। क्या गलती कर जाते हैं वो आपको बताता हूँ मैं, कि ऑप्शन सी भी बहुत से बच्चे लगा देते हैं, ध्यान रखते नहीं हैं। ध्यान रखना है कि जो वर्ग होता है ना, ये हमेशा क्षेत्रफल का मात्रक होता है, यानी वर्ग इकाई, जो भी इकाई दी गई हो, है ना। और परिधि, परिमाप ज्ञात करना है तो वहां पर ये वर्ग नहीं आएगा। यानी सीधी सी बात है कि यदि क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसी के अंतर्गत ये वर्ग लिखा जाता है, अन्यथा नहीं लिखा जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है। इस क्षेत्र की भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है। अब देखिए यहां आपको दिया गया है वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, है ना। हमें ज्ञात करना है भुजा की लंबाई। तो वर्गाकार जो क्षेत्रफल होता है उसका क्षेत्रफल बराबर आपको दिया है 2304 वर्ग मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग, है ना। ये हमारा सूत्र है ना। ये सूत्र याद होना बहुत जरूरी है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, है ना, या तो हम बोलें भुजा गुणित भुजा बोलें, है ना, भुजा गुणित भुजा। इसका अर्थ क्या हो गया कि भुजा 2 बार आई है गुणा के रूप में, इसलिए हम लिख देते हैं भुजा की घातांक 2, यानी भुजा वर्ग। ये दोनों मतलब एक ही होता है। तो यहाँ हम क्या आ गया, है ना, यहाँ आ गया है हमारा भुजा का वर्ग बराबर 2304, ठीक है। अब इसका पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है, वर्ग का हो जाता है वर्गमूल,
तो भुजा बराबर क्या करना है, 2304 का निकालना है वर्गमूल। ठीक है ना। तो ध्यान ये देना है कि जब भी किसी वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया जाता है और उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करने कहा जाएगा, तो सीधी सी बात है कि जो संख्या दी है ना, इसका हम निकाल लेंगे वर्गमूल। ध्यान रखना हमेशा। अब वर्गमूल निकालने की भी अलग अलग विधियां हैं, जैसे गुणनखंड विधि है, भाग विधि है, जो आपको याद है उससे इसको आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं बताऊंगा इसकी ट्रिक। ये ट्रिक के द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने पहले भी गणित फोल्डर के अंतर्गत वर्गमूल, वर्गमूल, घनमूल निकालने की ट्रिक बताई है, उसे आप देख लें और सीख लें। तो ट्रिक सीखने से क्या होगा, सवाल बहुत ही जल्दी हो जाएगा। कैसे, देखिए आप बताऊं आपको। जब भी किसी संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना हो तो दाहिनी ओर से हम दो दो संख्याओं के जोड़े बना लेते हैं। अब दो जोड़े बने हैं, अर्थात यहां पर जो उत्तर आएगा वो 2 अंकों वाली संख्या होगी। ठीक है। अब इसके लिए क्या करें, आप कम से कम जो है 1 से लगा करके 9 तक के वर्ग याद करने हैं, है ना। मैं आपको तरीका समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, समझ लें तो ये ट्रिक आप समझ जाएंगे। देखिए 1 का वर्ग कितना होता है, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। ठीक है। अब देख रहे हैं इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि देखो इकाई के स्थान पर 4 कहाँ का आ रहा है, एक तो 2 के वर्ग में आ रहा है और एक आ रहा है आपका 8 के वर्ग में। तो क्या होगा, इकाई स्थान पर या तो 4 होगा या फिर 8 होगा। क्लियर है ना। ये आपको याद रखना पड़ेंगे, जो याद रखेंगे ना तो ये सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे करें या कुछ सिखा रहा हूं ट्रिक, है ना, इसको अच्छे याद कर लें। चलिए अब क्या करेंगे, 23 है। अब देखेंगे यहां पर किस संख्या का वर्ग 23 से, मतलब ऐसी संख्या देखेंगे कि उसका वर्ग 23 से अधिक नहीं हो। तो देखिए 5 का वर्ग 25 होता है जो कि 23 से अधिक है। तो 5 से छोटी संख्या क्या है, 4 है। 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब प्रश्न यह है कि दोनों संख्याओं में से हम संख्या कौन सी लें, है ना। सॉरी यहाँ पर जो लिखा है मैंने, ये 2 का वर्ग है, ये इकाई 2 आएगा, है ना। क्या यहाँ पे 2 इकाई अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, है ना। वो गलती से 4 लिख दिया था। चलिए अब प्रश्न ये है कि दोनों संख्याओं में से संख्या कौन सी आएगी, तो उसका निर्धारण क्या करेंगे। देखिए आप देख रहे हैं कि 5 जो आ रहा है ना इकाई स्थान पर, वो सिर्फ एक ही संख्या का आ रहा है, वो है 5 का वर्ग। तो देखिए दोनों के बीच में ऐसी संख्या कौन सी है कि उसका इकाई का स्थान 5 में आ रहा है, तो वो संख्या क्या हो रही है, 45 हो रही है, हो रही है ना। और 45 का वर्ग ज्ञात करना तो बहुत आसान है। देखिए यहां पर 5 का वर्ग कितना होता है, 25 हो गया। अब यहाँ दही अंक कितना है, 4 है। तो 4 में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5। यानी 5 में इस 4 का गुणा कर देंगे, 5 चौके 20। क्लियर। यानी इकाई अंक जो 5 है इसका वर्ग कितना हो गया, 25। दहाई का अंक कितना है, जो भी अंक है उसमें एक जोड़ दो, 4 में एक जोड़ा 5 आ गया। अब 5 से गुणा हमने इसमें कर दिया, कितना आ गया, इससे गुणा करने में 20 आ गया, यानी 2025। ये संख्या 2025 से बड़ी है कि छोटी है, बड़ी ना, इसलिए ये बड़ी संख्या है, इसका उत्तर हो जाएगी 48। तो 2304 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा। ये विधि यदि आपको समझ आती है तो ठीक है, इससे जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसको स्टार्टिंग पे समझना पड़ेगा, है ना, बहुत आसान है। और अन्यथा यदि आपको गुणनखंड विधि आती है उससे कर लें, भाग विधि आती है उससे कर लें, ठीक है ना। किसी विधि से हम हल कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक से करेंगे तो सवाल जल्दी हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है ना, रोम्बस है। उसका एरिया कितना है, 48 स्क्वायर सेंटीमीटर।
इसका एक विकर्ण है, विकर्ण मतलब डायगोनल, वह है 12 सेंटीमीटर। तो हमें दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए इसका जो सूत्र है वह आपको बताऊंगा मैं, लेकिन पहले बताता हूं मैं कि इसको ट्रिक के द्वारा कैसे हल करेंगे, ताकि आपको कम समय में ऐसे प्रश्नों को हल करना आ जाए। तो देखिए हमें ज्ञात करना है दूसरा विकर्ण। विकर्ण को हम लिखते हैं, पहले विकर्ण को D1, क्यों डायगोनल का D, दूसरा विकर्ण लिखते हैं D2। हमें D2 ज्ञात करना है, सीधा सा गणित है। D2 बराबर जो आपको दिया गया है क्षेत्रफल, कितना दिया है 48, इसमें हमने 2 का गुणा किया, ठीक, बटे पहला जो विकर्ण दिया है कितना दिया है 12, ये हमने 12 का भाग लगा दिया। तो 12 का भाग में आता है, यदि 12 का भाग आता है तो 12 कम 12 और 12 चौके 48। यदि 12 का भाग नहीं आता है तो 2 से हम काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, जिसे हम काट रहे हैं। अब क्या हो गया, 4 दूनी 8, ये 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, है ना। ये ट्रिक से करेंगे तो ये सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए अब इसको बेसिक कर लेते हैं, इसका बेसिक कैसे है। अच्छा, ट्रिक आपको तभी समझ आएगी जब बेसिक आपको आएगा। तो सबसे पहले क्या करें, हम बेसिक सीखें और इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद में इन सवालों को फिर से करें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, 1/2 गुणित पहला विकर्ण यानी D1 गुणित दूसरा विकर्ण यानी D2। अब यहां पर हमें दिया है क्षेत्रफल 48 बराबर क्या हो गया 1/2, D1 का मान दिया आपको 12, D2 में ज्ञात करना है। अब 12 बटा कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 से हमने 12 काट दिया, कितना हो गया 6, है ना, 2 6 के 12, तो ये क्या हो जाएगा 48 बराबर 6 गुणित D2। अब यहाँ 6 गुणा क्रिया कर रहा है, पक्षांतर करेंगे तो भाग, भाग यानी बटे में, तो 48/6, है ना, बराबर क्या हो जाएगा D2। तो 6 कम 6 और 6 8 48, इसलिए क्या हो जाएगा D2 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये इसका बेसिक है, ठीक है। तो इतना लंबा हमें परीक्षा में करने की आवश्यकता नहीं है। जब इन प्रश्नों को बार बार करेंगे तो समझ आ जाएगा क्या करना है, कि क्षेत्रफल दिया है ये लिख दिया, उसमें 2 का गुणा कर दिया, क्लियर। और पहला विकर्ण है उससे भाग लगा दो, बस विद इन 30 सेकंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस कोण का मान जो अपने पूरक कोण के बराबर है वह कोण क्या होगा। देखिए पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब देखिए पूरक कोण क्या होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, यानी एक समकोण होता है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया 40 डिग्री का कोण। अब 40 में हम कितना जोड़ें, 40 में हम कितना जोड़ें कि योगफल 90 आ जाए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस 40 को 90 में से माइनस कर देंगे। ये जो कोण दिया गया है उसे 90 में से आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। यानी 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री और 50 डिग्री का पूरक कोण 40 डिग्री। ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, है ना। तो दोनों का योग कितना आना चाहिए, दोनों का योग आना चाहिए 90 डिग्री। कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो क्या बोला है कि उस कोण का मान जो अपने पूरक कोण के बराबर है। अब जब बराबर है तो 90 में 2 का भाग लगा दीजिए आप, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 5 10 यानी 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सरल है बिल्कुल। क्या बोला गया है, 50 का 50% कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 50 का मतलब होता है गुणा, लेकिन इसे हमें भाग से पहले हल करना होता है ना। का जैसे इसी का की क्रिया हम गुणा जैसे करते हैं। 50% यानी 50/100, क्लियर। अब ये शून्य से ये शून्य गई, ये शून्य से ये शून्य गई, गुणा कर दिया 55 25। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा से उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो 452 सॉरी क्या क्या 452 के समीप एवं 11 से विभाज्य है। दो कंडीशन यहाँ दी गई है। एक तो क्या है, वह 452 के समीप यानी पास वाली संख्या होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वह 11 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या है ना, यानी कौन कौन सी संख्याएं 11 से विभाजित होगी। देखिए इसलिए ध्यान रखना है, बहुत आसान नियम आपको बता रहा हूं मैं, बहुत सरल तरीके से। मान लिया जाए कि आपके पास में ये संख्या है 1331, ठीक है ना। वो 3 अंक की हो सकती है, 4 की, 5 की, 7 की, 8 की, सब संख्याओं के लिए, चाहे वो कितने अंक की संख्या हो, सबके लिए नियम यही लागू होगा। क्या लागू होगा कि आप दाएं से लें चाहे बाएं से लें, कोई फर्क नहीं पड़ना इसमें। एक एक अंक छोड़ करके हम ये अंक ले लें, जैसे 1 और 1 ये 3 लिया और इनको जोड़ लें, 1 और 3 4। अब जो बचा हुआ है ना 3 और 1 ये लिया हमने, 3 और 1 4। अब दोनों का योग निकाला हमने, ये निकाला ना, इनको माइनस कर लें, यानी 4 में से 4 को घटा दें तो कितना आएगा 0। तो देखिए ये जो योग करते हैं इन संख्याओं का हम क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, यानी इनका घटाव करते हैं, ठीक है ना, माइनस करते हैं। तो ये जो आपका अंतर आया है ये तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 के पहाड़े वाली कोई संख्या यानी 11 का गुणज, ठीक है ना। तो 11 गुणज तो बहुत कम आता है, और ये आता भी है तो आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, 11 का गुणज होगा, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। चलिए एक संख्या में आपको और दिखा देता हूं, जैसे ये संख्या हमने ली है ना। ये संख्या ली गई, मान लिया 5 अंक वाली संख्या है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखें कि 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो एक एक हम संख्याओं को ऐसे छोड़ लेंगे, तो 4 और ये यहाँ लिख देते हैं, 4 और 2 6 और 3 जोड़ा हमने 9 आ गया, ठीक है। अब जो बची संख्या है ये 5 और 4 है, इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, ठीक है। इनका जोड़ कितना आ गया 9। अब इसमें से घटा दिया, 9 में से 9 घटाया 0 आ गया ना। तो ये संख्या भी 11 से विभाज्य है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, तो संख्या छोटी या बड़ी हो किसी को, ठीक है। चलिए ये हमारा 11 का विभाज्यता का नियम है, वो आपको मैंने समझाया है, क्योंकि इस सवाल को हल करने के लिए इस नियम का याद होना बहुत जरूरी है। तो देखिए अब यहाँ देख रहे हैं कि 4 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और 5 अकेला है, तो 5 में से 4 घटाएंगे कितना, 1, यानी 1 यहाँ पर अंतर नहीं आना चाहिए। अंतर क्या आना चाहिए, दोनों का 0 या फिर 11 का गुणज, यानी ये जो है हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये देखें 4 और 0, 4, 6 में 4 घटाएंगे तो 2, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, वे 4 और 1 5 बचा 5, ये 5 में से जब 5 घटाते हैं कितना आता है, 0 आता है, यानी ये संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है ना। ये संख्या 11 से विभाज्य है। चलो इसको और देख लेते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक ही संख्या 11 से विभाज्य हो, एक से अधिक हो सकती है, लेकिन हमें उत्तर क्या लिखना है वो आपको बताऊं मैं अभी। तो पहले से देख लेते हैं, 4 और 2 6, अरे वाह 6। अब 6 को 6 में घटाया कितना आया, 0, यानी ये संख्या भी 11 से विभाज्य है। फिर उत्तर क्या होगा, ये प्रश्न है। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर उत्तर क्या आएगा, ये भी उत्तर सही है, नहीं बेटा ये उत्तर सही नहीं है। उत्तर सही क्या है, ऑप्शन बी वाला है। क्यों सही है, इस शब्द को पढ़िए, 452 के करीब, समीप, है ना, यानी नियर कौन संख्या है, 451 है, 462 इससे बहुत दूर है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। आया समझ में, यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।